नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 से। 51 नंबर में डायमेंशन हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से लिखते हैं और इसका हिंदी व विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसे कहानी सुनिए। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास वाटर है, बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास वाटर है और आप इसको क्या दे रहे हैं, हीट। तो जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट दीजिएगा तो जो हीट जा रहा है वाटर के टेम्परेचर को राइज कराने में जाएगा। ये जो हीट आप दे रहे हैं वाटर के टेम्परेचर को राइज कराएगा। टेम्परेचर माने चेंज कराएगा, वाटर का टेम्परेचर चेंज कराएगा, फेज चेंज नहीं कराएगा। फेज नॉट चेंज, फेज नॉट चेंज का मतलब क्या समझे कि वाटर वाटर नहीं है। जैसे थोड़ी कि वाटर बन गया वाष्प, ऐसा नहीं कि वाटर वेपर बन गया। वाटर भी वाटर नहीं है और तब तक वाटर वाटर ही रहेगा जब तक कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहता ना पहुंच जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कहानी में क्या देख रहे हैं आप कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फेज चेंज नहीं हो रहा है। या तो ऐसा समझिए कि आपके पास बर्फ है -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आप इसको हीट दे रहे हैं। तो ये बर्फ जब गर्म होना शुरू होगा तो बर्फ बर्फ ही रहेगा जब तक कि बर्फ का टेम्परेचर बढ़ के कहाँ न चला जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस दोनों कहानी में आप ये बात समझ रहे हैं ना कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज नहीं चेंज हो रहा है। देखिए सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड ही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक दूसरा बात ये भी हो सकता है, थोड़ा देखिए 52 में दूसरा बात ये कि आप समझिए कि आपके पास बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आप इसको हीट दे रहे हैं। तो ये बर्फ जो है वाटर में बदलना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही। अच्छा थोड़े कि बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको गर्म कर दिए तो हो गया बर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं होगा। बर्फ पहले पिघलना शुरू होगा पानी में। जब पूरा का पूरा बर्फ पानी में मैंने बदल जाएगा तब फिर पानी का तापमान बढ़ना शुरू होगा। या फिर ऐसे समझिए कि आपके पास वाटर है बोले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये तापमान 100 ही रहेगा जब तक कि वाटर पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि वाटर 100 डिग्री पर है अगला बार हो गया वाटर 101, वाटर 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं होगा। 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर वेपर में ना बदल जाए और ये बर्फ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से 0 डिग्री ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी में ना बदल जाए। इस कहानी में आप क्या देख रहे हैं, इस कहानी में आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, बोले फेज चेंज हो रहा है। फेज मतलब अवस्था, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, फेज चेंज हो रहे हैं, दोनों अलग अलग बात है। तो इस केस में जो आपने हीट दिया है, हीट क्यू, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो मास पर, जैसे कि मान लो पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो अब कितना पानी गर्म किया, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, मास के हिसाब से बोल रहे हैं, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, लीटर में नहीं, किलो में, कि 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, कितना पानी गर्म कर रहे हैं। और दूसरा ये बात कि कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं, कि 0 से 20 कर रहे हैं, कि 0 से 30 कर रहे हैं, कि 0 से 40 कर रहे हैं, कि इसको पूरा बॉयल कर रहे हैं, इसमें भी डिपेंड करेगा ना। इसका मतलब ही 30% होगा डेल्टा टी, मैंने राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर आप चेंज कराना चाहते हैं उसको, उतना हीट उसमें ज़्यादा लगेगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को मिला के देखा जाए तो क्यू डेल्टा परसेंट टू एम इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब इस समानुपाती के चिन्ह को, कोसोनिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लिए एस। तो ये जो फॉर्मूला वाला क्यू बराबर एस एम डेल्टा टी, या पढ़िए एम एस डेल्टा टी। तो यही जो एस है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका आंसर आया क्यू बाई एम डेल्टा टी, क्यू बाई एम। यहां से पकड़िए एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब बताइए क्यू क्या है, क्यू है आपका हीट, तो ml2 T इनवर्स 2। m क्या बोले मास, डेल्टा क्या है टेम्परेचर, तो बोले केल्विन। m से m जब कटेगा तो आएगा L2 T इनवर्स 2 केल्विन इनवर्स। और यूनिट बोले तो डायरेक्ट क्यू का बोलिए जूल, मास का बोलिए केजी और डेल्टा का बोलिए केल्विन। कहने का मतलब कि 1 किलोग्राम किसी वस्तु को या 1 किलोग्राम पानी को बोलिए, 1 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 केजी आपके पास पानी है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है। तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केजी पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में
जितना जूल आपको उष्मा लगेगा, हीट लगेगा, उसको बोलेंगे पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हुआ आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जो हीट है Q वो सिर्फ मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें तो टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा। 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलना है तो अलग हीट लगेगा, 2 ग्राम बर्फ को 2 ग्राम पानी में बदलना है अलग हीट लगेगा, 3 kg मैंने बर्फ को 3 kg पानी में बदलना है अलग हीट लगेगा। ये सिर्फ मास पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम एक कांस्टेंट लेते हैं L, तो Q बराबर होता है ml, Q बराबर ml। तो ये जो L है ना L, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो ये पढ़ाया हुआ था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 51 नंबर में, 52 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में गुप्त उष्मा धारिता। गुप्त उष्मा धारिता किसको बोले? L को। तो L बराबर क्या निकल के आया? बड़ा L बराबर निकल गया Q बाई M। Q बाई M, Q क्या है? ml2 T इनवर्स 2 हीट है और M क्या है बोले? मास। जब भी कटेगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका L2 T इनवर्स 2, L2 T इनवर्स 2। अगर डायरेक्ट यूनिट बोलिएगा तो Q का जूल और मास का kg, जिसका यूनिट हो जाएगा आपका जूल पर kg। ये हो गया यूनिट, डायमेंशन हो गया L2 T इनवर्स 2। ये आपका हुआ लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये हुआ आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 52 में हुआ लेटेंट हीट कैपेसिटी। यहाँ थोड़ा सा पहले देख लीजिए 53 का, हम लोग एक बोलते हैं सिर्फ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी माने सिर्फ उष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। ms को पढ़ते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। यहाँ से देखिए आप Q बराबर ms डेल्टा टी था कि नहीं, तो ms को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ms बराबर क्या हुआ बोले? Q बाई डेल्टा टी हुआ। Q क्या हुआ बोले? हीट ml2 T इनवर्स 2। I क्या हुआ बोले? टेम्परेचर का K आ गया ml2 T इनवर्स 2 K इनवर्स। ये हो गया डायमेंशन। अगर यूनिट बोले तो Q का हो गया जूल और टेम्परेचर का हो गया केल्विन। तो इस तरह से इसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। ये हो गया आपका 53। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54। तो 54 में है हम लोग का बोले हीट करंट। जिसे पढ़ते हैं 10वीं क्लास में इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं हीट करंट H बराबर हीट बाई टाइम। हीट बाई टाइम। तो हीट का डायमेंशन बोलिए बोले ml2 T इनवर्स 2 और टाइम का बोले T, तो कितना आएगा? ये आएगा ml2 T इनवर्स 3। यूनिट बोले डायरेक्ट, हीट का बोले जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ये हो गया आपका हीट करंट बराबर हीट बाई टाइम। उष्मा धारा, इसको बोलते हैं हम लोग उष्मा धारा, हीट करंट उष्मा धारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 55 में हम लोग। मान लीजिए कि एक रॉड है, थोड़ा कहानी पहले सुनिए। मान लीजिए एक रॉड है, आई जो रॉड का जो सिरा है ना भट्टी में डाला हुआ है, तपता भट्टी में, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा बोले? हाई टेम्परेचर होगा। यहाँ पर आई के दायरे में क्या होगा? टेम्परेचर थोड़ा लो टेम्परेचर होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा। तो मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ टेम्परेचर T है, तो यहाँ से थोड़ा सा और अगर आगे चल जाए x में हल्का सा dx, तो क्या यहाँ टेम्परेचर T से थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा, T प्लस dt। तो क्या पकड़ में आया कि dx आगे बढ़ने से टेम्परेचर कितना बढ़ा बोले? dt। तो एक आगे बढ़ने से टेम्परेचर कितना बढ़ेगा बोले? dt बाई dx। ये dt बाई dx को हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसी तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको बोलेंगे ताप प्रवणता। तो फॉर्मूला क्या आया? dt बाई dx। अब डायमेंशन पर है, dt क्या है बोले? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का k, x क्या बोले? लेंथ, तो लेंथ का l। इस तरह से आंसर क्या आया हम लोग का बोले? KL इनवर्स। KL इनवर्स यूनिट, तो टेम्परेचर का केल्विन और लेंथ का मीटर, तो केल्विन पर मीटर। ये हो गया आपका 55। तो यहीं पर नेक्स्ट हम कर लेते हैं, चलिए तो आगे करते हैं। ये हो गया 54, ये हो गया 55, हीट करंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आइए 56 में। 56 में है आपका थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस, उष्मीय प्रतिरोध बोलते हैं इसको, उष्मीय
प्रतिरोध। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? 10वां पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? बोले V बटे I। बोले V क्या है? बोले पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अब I क्या है? बोले इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। मैंने विभवांतर बटा विद्युत धारा, पोटेंशियल डिफरेंस बटा इलेक्ट्रिक करंट, वो था इलेक्ट्रिक वाला रेजिस्टेंस। तो थर्मल वाला रेजिस्टेंस कहलाएगा, वहां था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ होता है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अब बटा वहां होता है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर होगा हीट करंट। तो टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशन बोले K, हीट करंट का बोले हीट बाई टाइम, ml2 T इनवर्स 3। हीट करंट का हुआ हीट बाई टाइम, ml2 T इनवर्स 3। तो कितना आया? m इनवर्स आ गया, l -2 आ गया, T जगह पर तो फिर +3 और K ही रहेगा। यूनिट बोलेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस का बोलेंगे केल्विन, और हीट करंट का बोलेंगे तो बोलेंगे जूल पर सेकेंड। इस तरह से हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। 56। चलिए आगे आते हैं 57, जिससे हम लोग बोलते हैं ना हीट करंट। हीट करंट माने H माने Q/T माने हीट बाई टाइम। हीट करंट मतलब हीट बाई टाइम माने करंट। तो करंट जो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। अभी हम लेंथ को D से लिख रहे हैं, लेंथ को D से लिख रहे हैं, वास्तव में D लेंथ है। देखिए समझिए पहले, जैसे कि कोई आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि तार अगर लंबा रहेगा नहीं तो उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तार लंबा रहेगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब क्या समझे? करंट कम होगा। माने लंबा तार में करंट कम होगा। माने करंट क्या है? लंबाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लंबा तार में हम लोग पढ़ते हैं कि लंबा तार में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो लंबा तार में रेसिस्टेंस ज़्यादा माने करंट क्या है? कम है। मतलब कि लंबाई ज़्यादा तो करंट कम, माने करंट लेंथ का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात लिखा गया। लेकिन करंट एरिया का क्या है? बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग पढ़ते हैं कि वायर मोटा लेना चाहिए हम लोग को, कि वायर मोटा रहेगा करंट अच्छा से चलेगा। एरिया ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा। और तीसरा बात कि टेम्परेचर में डिफरेंस, चूंकि हम यहाँ पर हीट करंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम T1 - T2 टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हीट फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, करंट फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पानी फ्लो होता है ड्यू टू हाइट डिफरेंस। हाइट जितना ज़्यादा पानी का लेवल में अंतर होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो चूंकि हीट का पढ़ा रहा है, यहाँ क्या लिखाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। इस तरह से जब पूरे इक्वेशन को मिलाएंगे तो लिखेंगे Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ऊपर चला जाएगा, T1 - T2 को डेल्टा T लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे चला आएगा D। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग K कांस्टेंट ले लिए और A और डेल्टा T बाई D। ये जो K है इसको बोला गया थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, इसको बोले उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता पढ़ते हैं इसको, थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता। तो उष्मीय चालकता K बराबर क्या होगा? K बराबर क्या होगा? Q/T, D ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा A और आ जाएगा डेल्टा T। तो इसका डायमेंशन लिखिए। Q क्या है? बोले हीट है, तो हीट का एनर्जी वाला ml2 T इनवर्स 2। D क्या बोले? लेंथ, तो लेंथ का L, और T है टाइम, A क्या बोले? एरिया, I टेम्परेचर क्या है? बोले K। जैसा को सॉल्व कीजिएगा तो L2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो आएगा M, फिर एक L बच जाएगा, I -2 एक ऊपर जाएगा तो -3 और K इनवर्स। इस तरह से डायमेंशन आएगा थर्मल कंडक्टिविटी का। अगर यूनिट बोलें तो डेट लिखिए, Q का जूल, इसका लिखिए मीटर, टाइम का लिखिए सेकेंड, एरिया का लिखिए मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का लिख लीजिए केल्विन, और 1 मीटर से 1 मीटर से काट लीजिए तो गया जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 57 के बाद 58 में। तो आप समझिए यहाँ, जैसे कि मान लीजिए कि एक तार है, एक रस्सी ऐसे, एक रस्सी है, समझने के लिए एक रस्सी लीजिए और उसको हल्का से ऐसे हिलाइए, हल्का से ऐसे हिलाइए तो रस्सी ऐसे होगा, और मान लो खूब तेजी में ऐसे हिलाइए तो ऐसे होगा।
मतलब कि आप एनर्जी कम दीजिए तो वेवलेंथ बड़ा बनेगा। ये हुआ एक वेवलेंथ, ये जो हुआ एक वेवलेंथ। एनर्जी कम दीजिएगा तो वेवलेंथ बड़ा बनेगा, एनर्जी ज़्यादा दीजिएगा ना तो वेवलेंथ छोटा बनेगा। एनर्जी ज़्यादा वेवलेंथ कम, एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा। चूंकि यहाँ हीट के बारे में बात हो रहा है तो हीट ज़्यादा कब होगा? हीट भी क्या तरह का एनर्जी है, और हीट ज़्यादा कब होता है? बोले जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा हुआ, मैंने हीट ज़्यादा हुआ मैंने एनर्जी ज़्यादा हुआ, एनर्जी ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा हीट ज़्यादा मिलेगा, हीट ज़्यादा बढ़ेगा मैंने एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। अगर टेम्परेचर और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन देखा जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। ये बात क्लियर हो गया कि टेम्परेचर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। इसका मतलब जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ये बोलिए वेवलेंथ किसका पढ़ाई हो रहा है? ये वेवलेंथ पढ़ा हो रहा है रेडिएशंस का। जैसे कि सन से में लाइट आ रहा है तो सन से जो लाइट आ रहा है ना एक वेव के रूप में आ रहा है, रेडिएशन के रूप में आ रहा है, उसका अपना एक वेवलेंथ होता होगा। तो वेवलेंथ जो है टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माने जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिस वेव में टेम्परेचर ज़्यादा होगा माने एनर्जी ज़्यादा होगा, उसका वेवलेंथ कम रहा होगा। तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो इसके बदले हम लोग कांस्टेंट ले लिए, बोले कांस्टेंट का नाम बी। तो बी को बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। ये बी को हम लोग बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। विन्स नाम है विन्स कांस्टेंट। विन्स कांस्टेंट क्या हो गया? बी। बी बराबर क्या हो? बोले लैम्डा टी। तो डायमेंशन बोलिए, लैम्डा का बोले एल, टेम्परेचर का बोले के। तो यूनिट क्या हो जाएगा? बोले मीटर इंटू केल्विन। मीटर इंटू केल्विन। ये हो गया आपका विन्स कांस्टेंट का डायमेंशन। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग स्टेफान्स कांस्टेंट। स्टेफान्स कांस्टेंट, स्टेफान्स भी नाम है। ई क्या बताया भाई स्टेफान साहब? ई बताया कि ई जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टी के पावर 4 का। बोले ई क्या है? तो समझिए ई क्या है? बोले एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम। माने एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी के पावर 4 का, टेम्परेचर के पावर 4 का। तो इसके बाद हम लोग कांस्टेंट लिया सिग्मा। तो बना फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। तो सिग्मा बराबर बोले E बाई टी का पावर 4। यही सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टेफान्स कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन निकालिए। बोले E क्या? बोले एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम। तो एनर्जी का लिखे mL2 T इनवर्स 2, एरिया का लिखे नीचे L स्क्वायर और टाइम का नीचे T। एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम और टेम्परेचर का यहाँ K4। इस तरह से L2 कटेगा तो mt पर पावर -3 और K टू दी पावर -4। यूनिट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखे डायरेक्ट, एनर्जी का लिखे डायरेक्ट जूल, बोले एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का बोले सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ई वाला हो गया और नीचे केल्विन का पावर 4। ये हो गया आपका स्टेफान्स कांस्टेंट। एक लास्ट है हम लोग का एंट्रोपी। एंट्रोपी का ना फॉर्मूला होता है हीट बाई टेम्परेचर। हीट बाई टेम्परेचर, तो हीट का क्या होगा? mL2 T इनवर्स 2 और टेम्परेचर क्या होगा? बोले K। तो कुल कितना आया? mL2 T इनवर्स 2 K इनवर्स। तो हीट का यूनिट क्या हुआ? बोले जूल और टेम्परेचर का यूनिट क्या हुआ? बोले केल्विन। तो हीट एंट्रोपी का यूनिट क्या हुआ? बोले जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ईयर का जो भी डायमेंशन था कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकेंड ईयर वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो 12th में पढ़ाया जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन। उसमें ज़्यादा नहीं, इसमें हम लोग 60 तक पहुँचे, उसमें लगभग 30 से 31 तक हम लोग पहुँचेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर वाला डायमेंशन।